बहुत तगड़ा है, तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर जयशंकर जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख, और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जयशंकर जिनीवा में है, आपको पता है, और वहां पे उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी डायलॉग किया। मैं उनको देख रहा था, जर्मनी इधर, उससे पहले आपको पता है वो जीसीसी के साथ कह रहे थे। अब वो जिनीवा में उन्होंने क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोवल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है, दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ है या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी। ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक, हम जो डेप्सांग है, वहां से भी निकल रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया ने देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर। दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नी जर्क रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक़्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज़ ऐप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज़ लाइक समथिंग व्हिच वाज़ देयर। ठीक है? अब जो चाइनीज़ जो हैं, ठीक है जी, वो भी ये मानते हैं, चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस भी, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है मो निंग, उन्होंने कहा है कि जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं, उन्होंने बहुत सारे एरिया से विथड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली। ठीक है जी। और जो वो कहते हैं जी जो फ्रंट लाइन आर्मीज़ हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने ये डिसएंगेजमेंट पे काम किया है, इन 4 इलाकों के अंदर। और पर्टिकुलरली जो जो चाइना की तरफ से जो वेस्टर्न सेक्टर वो उसे बोलते हैं। सो जो चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन है ये अब स्टेबल है, नॉर्मल है, एंड देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड। और जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता है, थोड़े दिन पहले भारत के एनएसए अजीत डोवल साहब और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी, इनकी मुलाकात हुई थी एससीओ में रशिया के अंदर। ये तब की बात है जब एनएसए डोवल की मुलाकात पुतिन साहब से भी हुई थी। उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये कहा और ये बात हुई कि चीज़ें फाइनलाइज़ बहुत सारी हो चुकी थी लेकिन दे डिसाइडेड। ठीक है जी। और अब वो कहते हैं जी कि हम जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दोनों मुल्कों के साथ वो पहुंच गई है। सो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो इंडिया के अंदर, सॉरी, रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है। फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज ने पत्ता फेंका इंडियंस की तरफ कि अमेरिकन ट्रैप में ना जाओ। इंडिया इस पत्ते को नहीं मानेगा, बिकॉज इंडिया कहता है हम तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। चाइनीज बेसिकली पत्ते फेंक रहे हैं कि भैया अब आप अमेरिकन के करीब ना जाओ, अमेरिका जो है वो आपको किसी मुश्किल में डाल देगा। अच्छा, इन द हार्ट ऑफ द हार्ट इंडियंस डू थिंक दैट कि दिस इज a probability, you just cannot rely on Americans for whatever they say। ठीक है? आप थोड़ा सा जरा चले जाएं, ऑल द वेस्टर्न, आप ऑल अमेरिकन लिटरेचर पढ़ें अबाउट चाइना एंड इंडिया। They talk about Galwan, they talk about Alice, they talk about all these things। ठीक है? सो चाइना जो है उसको भी टाइम बाय करने की जरूरत है। वो भी टाइम बाय कर रहा है। वो भी कह रहा है भैया इससे पहले कि अमेरिकन आते हैं इस खित्ते के अंदर आके वो हालात खराब करते हैं, लेट्स सॉर्ट आउट इश्यूज विद इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ मैं चाइना में 100% जो है ना वो मैं समझता हूँ
लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ शी जिनपिंग, आप उनके अगर बिहेवियर को देखें तो इट्स नॉट दैट कोई इतना उनको थोड़ा सा उनके साथ देखना पड़ता है। वो ऐਵੇਂ ही नहीं है कि जब मर्जी बोलना शुरू कर दे, जो मर्जी करो। वो बड़ा स्मार्ट आदमी है शी जिनपिंग जो है। 10 साल उन्होंने हुकूमत की, अगले 10 साल भी उन्होंने अपने साथ ले रही है। अब इन्होंने ये अपना कंसेंसस तो ये हो गया सारा, ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि जो वोंग जी है, रिमेंबर दिस थिंग, हाउ पावरफुल दिस गाय इज। वोंग जी जो है, ये पहले भी फॉरेन मिनिस्टर था, फिर ये मेंबर है पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उसकी जो सेंट्रल कमेटी है। वो क्या कहता है कि हम वी आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम्स, टर्बुलेंट वर्ल्ड। और उनके लफ्ज पता है क्या हैं वोंग जी के, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। वो कहता है चाइना इंडिया जो है ये एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस है। वाओ, एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस, और ये इमर्ज कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। एंड इनको अपनी आज़ादी पे काम करना चाहिए और यूनिटी पे काम करना चाहिए एंड कोऑपरेशन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात की है वोंगी ने। दोनों की दोनों टू एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कह रहा है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो कह रहे हैं कि पायन ये वेस्ट से दूर रहे, ये हमें लड़ाना चाहते हैं। हम ईस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस। बहुत सारे लोग इंडिया के बारे में मानते ही नहीं, इंडिया इज अ सिविलाइजेशन। इंडिया इज अ सिविलाइजेशन पायन, a country which constitute 1.4 billion people, don't you consider this any civilization? आप वो civilization ही मांगे थे तो तुसी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ फिर, ठीक है। सो इट मींस कि चाइनीज जो हैं वो अमेरिकन के, देखिए चाइनीज ने जो किया था ना 2020 में, फॉर अ मोमेंट वो शायद समझते हों कि ठीक किया, हमने इंडियंस को जरा टफ टाइम दिया, बैकफुट पे करो। मोदी बड़े मैप चेंज कर रहे 2019 में, उन्होंने इंडिया को 4-5 साल थोड़ा सा रगड़ा है, सीधे मानों में देखा जाए, इधर उधर किया है, थोड़ा आगे पीछे। इंडियंस ने भी चाइनीज को रगड़ा है, ठीक है। किस तरह, जो जयशंकर ने कहा, उसने कहा मैं आपसे कारोबार करूंगा लेकिन मैं बीजिंग दिल्ली फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, मैं बीजिंग दिल्ली फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, मैं ऐप्स बंद करूंगा, मैं टिकटॉक बंद करूंगा। इंडियंस ने चाइनीज को बहुत रगड़ा। देखिए दैट इज वेयर जो अब देखिए एक, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको, देयर इज सो मच टू टॉक ऑन दिस। अब इमेजिन करें कि चाइनीज जो है, उनके लिए वो सारी की सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, अमेरिका यूरोप में घुसना चाहते हैं। फॉर व्हाट? दे वांट टू गेट इन देयर सो दैट वहां पे बिजनेस कर सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल दैट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो चाइनीज हैं वो समझते हैं कि इंडिया भी तुम्हारे लिए उतनी बड़ी मार्केट है। ओ भाई, यू हैव टू एक्सप्लोर द मार्केट एंड द मार्केट इज देयर इन योर नेबरहुड। ये बात तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि चाइनीज एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड कह रहा है हमें इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहिए। वो इंडिया को कह रहे हैं इंडिपेंडेंट हो जाओ, अमेरिका के थले न लगो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। कि जो दोवल की मीटिंग हुई है वोंग जी के साथ, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है भाई। ये एक, इसका मतलब ये है फॉर अ मोमेंट इंडिया के डिफेंस एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं लेकिन दे कांट ट्रस्ट चाइना। और रशिया से बात करें, अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है वो ठंडी होने नहीं पा रही। भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया, अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइन। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। और दर हकीकत अजीत डोवल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग, वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। एनएसए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं चीमा साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं।
बंगाली जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी हैं कि नमाज के टाइम पूजा का जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए, और ये नई नहीं है, आज इसको मीडिया ज़्यादा उठा रहा है। हसीना वाजिद के दौर के अंदर भी ये पाबंदियाँ मौजूद थी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात एक सिग्निफिकेंट है, वहाँ पे इस फेस्टिवल के ऊपर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक फिश को पकाया जाता है अपने कुज़ीन बंगाली कुज़ीन में, जिसको पद्मा हिल्सा कहा जाता है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट भारत में वेस्ट बंगाल में करने पे पाबंदी लगा। दूसरा एक वहाँ पे एक वार ट्रिब्यूनल है, उसने हसीना वाजिद का उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मज़ीद दिन-ब-दिन उनके ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं। 63 से ज़्यादा मर्डर चार्जेस हैं इसके ऊपर। जो जो वार ट्रिब्यूनल है, ये भी हसीना वाजिद के दौर में बनाया गया था, और अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट से वो को इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये ये चीज़ें फिर गले पड़ जाती हैं। ये हाथों से लगाई गिरें फिर जो है वो दाँतों से खोलनी पड़ती हैं। जिस तरह आज मेरे मुर्शिद भी खोल रहे हैं। एहतजाज किया जा रहा है असेंबली के अंदर कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो दिए जाएँ, और जो जितने लोग पकड़े गए हैं उनको वापस लाया जाए। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होके ये स्पीच दी है कि आपने मेरा प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया था, नहीं किया। और जब हम मिलते थे तो आईएसआई के अफसरान बाहर बैठे होते थे। तो दर हकीकत हाथों से लगाई गिरें जो है खान साहब अपनी दाँतों से खोल रहे हैं। लेकिन खान साहब कभी नऊज़ बिल्लाह हज़रत मूसा बनने की कोशिश करते हैं, और कल परसों भी उन्होंने हमारे हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब को याह्या खान के साथ उन्होंने तशबीह दी थी कि याह्या खान स्टाइल का जो टैक्टिक्स हैं वो यूज़ की जा रही हैं मीडिया के खिलाफ। आपने कम किया था। आपके दौर में असेंबली के अंदर घुस के लोगों को पकड़ा जाता था। एमएनए हॉस्टल से लोगों को घसीट के लेके जाया जाता था, जिसकी फुटेज जो है आज भी यूट्यूब और दूसरी चीज़ों के ऊपर मौजूद होगी। जो कुछ आप करते रहे हैं, आप कर्नल लियाकत को भूल चुके हैं, जो आपके असेंबली के अंदर बैठ के हाज़िरियाँ लगाते थे और सारा दिन करते थे। आपको अब चीज़ें दर हकीकत खान साहब का कसूर नहीं है, उनके पैरोकार जो हैं, जो लौंडा-लपाड़ा आवारा है, उनका कसूर है, क्योंकि इनके मर्ज़ी का फैसला ना हो तो जज गलत होता है। इनके इन आईएसआई इनको ना उठाए तो फिर ये वो फौजी सारे जो हैं वो कभी उनको डर्टी हैरी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। दर हकीकत इनकी बिल्कुल मिसाल ऐसे है, माँ एक बच्चे को गोद में लेके दूसरे बच्चे को जब उतारती है तो बच्चा नीचे उसकी सलवार खींच-खींच के फाड़ देता है। इस वक़्त खान साहब नीचे हैं, बाप ठुड्डे मार रहा है, और वो माँ के कपड़े फाड़ रहा है कि इसको उतारो, नवाज शरीफ को उतारो, शहबाज शरीफ को उतारो, मुझे उठाओ, मुझे क्यों निकाला, अब वो नारा मार रहा है। हालांकि जो हालत इस बंदे ने पाकिस्तान की है, कभी इसने बांग्लादेश बनाया है, कभी इसने कौन सा इसने पाकिस्तान को तोड़ने का की मिसाल नहीं दी जी मसा। क्या इसने कोई ऐसी चीज छोड़ी है जिसकी मिसाल दी जा सके कि इसने पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसमें चीमा साहब दर हकीकत देखें, मैं फिर ये कहूंगा, मैंने जिस तरह कल भी कहा था, सबसे पहले तो जो अली अमीन गंडापुर ने कल तकरीर की थी, उसके जो जिस जज ने इनको एनओसी दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सबसे पहले तो उसका ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार वो है। फिर उसके बाद दूसरा बंदा जिम्मेदार कौन है इस वक्त पाकिस्तान को ये सारी बातें कराने का, जो इजाजत दे रहा है जज के डेली बेस पे खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाए अडयाला जेल के अंदर, और जिस किस्म के अल्फाज वो सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, कौम सारा दिन उसको एंजॉय करती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दूसरी दुनिया भी उसको देखती है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी के हालात क्या है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। आज तक कभी खान साहब के मुंह से आपने सुना है कि एक्सपोर्ट हम किस तरह बढ़ाएंगे? खान साहब के मुंह से कभी ऐसा हो कि आप बिजली के बहरान से किस तरह निकलें? कभी उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों को, अगली कौम, अपने आने वाले यूथ को पढ़ाऊंगा किस तरह? कभी आज तक उनके मुंह से लफ्ज सुना है आपने? बल्कि किसी के मुंह से नहीं सुना। दुख वाली बात है, किसी के मुंह से। मैथ और इंग्लिश का तालीम से दूर भागना है, और जिहाद जिहाद जो कि आपके डीएनए का हिस्सा ही नहीं है। आप इंडस वैली के बच्चे हैं। आप सब, आपके ऊपर किस कौम ने आके आपको ओप्रेस और सप्रेस नहीं किया?
आप जरा मुगलों की, गौरियों की, इनकी सब की, अफगानियों की, टर्किश की, ईरानियों की हिस्ट्री देखें। जिसका दिल करता था वो खोते पर बैठ के यहाँ आज आके 100-100 साल, 200-200 साल हुकूमत करके 300-300 बीबियां वो अपने हरमों के अंदर रख के, वो सारे अल्कोहलिक थे, फ्राडिये थे, जंगजू थे, बारबेरियन थे। जब उनका शौक पूरा हो गया, जब वो कंजर खाने बिल्कुल सारे एंजॉय कर चुके, फिर ब्रिटिश भाईजान आ गए। फिर उन्होंने किस खूबसूरती के साथ चंद, कितने ब्रिटिश आए होंगे यहाँ पे, एक तो छोटा सा आइलैंड है इंग्लैंड, कितने ब्रिटिश आए होंगे। वो शिपों पे बैठ के आए और वहां पे, और खास साहब, मैं कभी, आप पता नहीं क्या बात है, आप बार बार आप कहते हैं कि आपने जेल में बैठ के महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ ली है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ लें कि आप कौन है। मेरी समझ से बाहर चीमा साहब ये बार बार ये कहते हैं जी मुझे तो अब पता चला है, जेल में जाके किताबें पढ़ी हैं तो मुझे हिस्ट्री का पता चला है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था सिवाय उस्मान बुज़दार के। तो पहले तो कहते मुझे सिर्फ फरा गोगी बताती थी इस्लाम के बारे में, और फ्रॉड के बारे में उस्मान बुज़दार सिखाता था मुझे। इनको तो तीसरी चीज आती ही कौन नहीं थी। कहते मैं तो चोचो था, रोटी नाक में डालता था, मुझे तो जेल में जाके पता चला रोटी किस तरह खानी। चले, लेकिन दुख के साथ चीमा साहब, आज अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त इशू क्या है, काजी फायज इसका एक्सटेंशन लेंगे कि या नहीं लेंगे। अब पूरी कौम इस एक पॉइंट पे आके रुक चुकी है। दो सबसे पॉपुलर पर्सनैलिटीज आज के, तीन तीन पॉपुलर पर्सनैलिटीज हैं इस वक्त जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल डिस्कस हो रही है। अली अमीन गंडापुर, खान साहब और काजी फायज। ये तीन लोगों के आप ऊपर आके कंट्री आपका बिल्कुल रुक चुका है, ना आगे जा, नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल पे है। आगे बढ़ने का तो उस पर सोचा भी नहीं जा सकता कि आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे या आप कहाँ जाएंगे, डायरेक्शन आपकी क्या है। तो इसमें चीमा साहब, मैं जो मेरी सोच समझ है कि ना देखना कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है, किस तरह तरक्की कर रही है, लेकिन है कि आप बिल्कुल इस पे